नमस्कार दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। पिछली कुछ कक्षाओं में मैंने कुछ क्लासेस लिए थे जीके की। अब जीएस स्पेशल क्लासेस में ले रहा हूं और आज की क्लास रहेगी, जैसे कि जीएस में आप लोग बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एसएससी, आरआरबी, यूपी, ट्रिपल एससी, पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, सीएचएस, 9, 10, 11, 12, सी टेट, सुपर टेट, सभी परीक्षाओं में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का कुछ चैप्टर है, जैसे कि कोशिका। आज का जो लेक्चर है वो मेरा कोशिका का पहला लेक्चर है। कोशिका को 2 लेक्चर में हम जो है डिवाइड किए हैं, विभाजित किए हैं, और हम पढ़ेंगे कोशिका के 2 लेक्चर 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार। लेकिन सबसे पहली बात कि लाइक व सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं दोस्तों। वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, बेस्ट वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन जब तक आप हम लोगों को जो है कुछ डोज नहीं देंगे, कुछ मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे अच्छी वीडियो आपको दे सकते हैं। हम लोगों का मनोबल टूट जाएगा। आप हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक बढ़ाते रहिए और वॉच टाइम बढ़ाते रहिए, व्यूअर बढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के कमेंट भी करिए जो आपको प्रॉब्लम है, जो वीडियो चाहिए, जिस लेक्चर पर वीडियो चाहिए, ठीक। तो वो लेक्चर मैं देने की कोशिश करूँगा, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एसेंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक। सारे लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए और उसमें लिखिए। हमारे पास आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो जिस सब्जेक्ट की पढ़ने की आवश्यकता है, वो सब्जेक्ट का, उस लेक्चर का आपको जो है वीडियो मिलेगा। लेकिन सबसे पहला काम, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए प्लीज़। फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वेस्ट, इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं मुकेश यादव, बायोलॉजी जीएस का पहला लेक्चर कोशिका स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा था कि सीएचएस 9, 10, 11, 12 एकेडमिक के लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और टेट, सुपर टेट और सी टेट में भी पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोग जो है इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे, तो इन्वायरमेंट वाले जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बायोलॉजी का भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट हैं, इन्वॉल्व हैं। और एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे की सभी परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल एससी में जैसे ऐड हुए हैं लेखपाल, बीडीओ, इन सभी परीक्षाओं में भी, पुलिस में भी, एसआई में भी, सभी परीक्षाओं में जो है साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा। पहला जो है लेक्चर मेरा जो है जीएस का कोशिका पर। तो कोशिका सेल यानी कि कोशिका। सबसे पहले मैं कोशिका के बारे में स्टार्ट से ही बता देता हूं कि कोशिका का सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ, खोज हुआ, वो किसने किया। तो हिस्ट्री हम लोग पहले पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से, बेस से, और समझते हुए, सोचते हुए, एकदम ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं, यानी कि खोज की बात करते हैं। तो खोज की बात करते हैं एकदम आराम से और एकदम सिंपल भाषा में। खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, लिखते चलिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की पेड़ की छाल से। पेड़ की छाल पर रिसर्च किया उन्होंने। छाल को देखा तो उनको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी कोठरी है।
ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटी सी कोठरी है, और जिसको उन्होंने एक और नाम दिया, कहा कि जैसे लगता है मधुमक्खी का छत्ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार का उसको बताया। किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। और कब बताया? इन्होंने बताया 1665 ईस्वी में। कब बताया? याद रखिएगा, बोलते रहिए, लिखते रहिए। 1665 में पेड़ की छाल को, जिसको अंग्रेजी में बार्क कहते हैं या कॉर्क कहते हैं, जो ऊपर की छाल होती है, वो उसको निकाल करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा। कौन से माइक्रोस्कोप में दोस्तों? कौन से माइक्रोस्कोप में? एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया रॉबर्ट हुक ने। यह रिसर्च करते समय, यह खोज करते समय किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, और हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे संयुक्त। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया। तो इतना ध्यान में रखिए, खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। ठीक, क्लियर हुआ? और कैसा दिखा? या तो इसको उन्होंने क्या कहा? दो चीज़ें कहा, या छोटी कोठरी के आकार की दिख रही है, फिर कहा मधुमक्खी के छत्ते के आकार की दिख रही है। ठीक, किस माइक्रोस्कोप में इसकी खोज की? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में खोज की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इसका रिसर्च किया। ठीक, या लिखते चलिए, डिटेल में लिखते चलिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद कि जब इन्होंने खोज की, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, 1665 में खोज की, तो कौन सी कोशिका की खोज की? किस कोशिका की खोज की? तो बच्चों उन्होंने डेड सेल, यानी कि डेड सेल यानी कि मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज की। किस कोशिका की खोज की? तो मृत कोशिका की खोज कर दी। मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। ध्यान रखिएगा, जीवित कोशिका की नहीं, मृत कोशिका की खोज की। अब बात आती है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की बात आती है तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लिविंग सेल की, लिविंग सेल की, लिविंग सेल की खोज किसने की? डिस्कवरी किसने की? तो बात आती है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज करते समय, उन्होंने वह बैक्टीरिया की खोज कर रहे थे तो उनको जो है उसमें क्या मिल गया? सेल मिल गई। और वह सेल कैसी थी? जीवित कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? तो जीवित कोशिका थी। जीवित कोशिका।
जीवित कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? तो जीवित कोशिका थी। पॉइंट नंबर 2 लिविंग सेल, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 सेल डेड सेल, और पॉइंट नंबर 2 लिविंग सेल। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कब किया? 1674 में, याद रखिए 1674 में लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज करते समय किया। और कब किया? 1674 ईस्वी में। और कौन सी कोशिका की खोज की? जीवित कोशिका की, यानी कि लिविंग सेल की खोज की एंटोनी वॉन। भूलिएगा मत। देखिए दो चीज़ें हैं, डेड सेल की खोज किसने की और लिविंग सेल, यानी कि मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक 1665। और लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं हम लोग। इरेज कर देता हूं इसको। चलिए अब हम स्ट्रक्चर को लेते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे सेल का आप लोगों को दिख रहा है, ये सेल का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ये देखिए ये सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये सेल के स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखा दें कि ये जो पार्ट है, ये जो किनारे वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए, हिंदी में कह लीजिए प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बाहरी आवरण है कोशिका का। ये क्या है? बाहरी आवरण है कोशिका का। ये बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। ये कौन सी कोशिका है? तो बच्चों ये जंतु कोशिका है, पहले लिख लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कोशिका में। तो जंतु कोशिका पादप हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो इसमें छूटेंगी वो भी लेक्चर हम सेकंड में कंप्लीट करेंगे। जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। एनिमल सेल में बाहरी आवरण क्या प्रेजेंट है, क्या पाया जाता है? तो हम उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहरी आवरण जो होता है, आउटर कवरिंग, जो बाहरी आवरण है उसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना है? सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जब भी हम कोई भी अंग, कोशिका का कोई भी अंग पढ़ते हैं तो उसमें उसकी डिस्कवरी किसने की, और उसका वो किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, और उसका कार्य क्या है। ये तीन चीज़ें अगर याद हैं तो आप कोई भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बीट कर सकते हो। उसका कार्य क्या है, उसकी डिस्कवरी किसने की यानी कि खोज किसने की, और दूसरा वो किन चीज़ों से बना है। इन्हीं चीज़ों को पूछता है एग्ज़ाम में। वनडे एग्ज़ाम तो सबसे ज़्यादा ऐसे इसी जगह से क्वेश्चन उठाता है। डीप में नहीं जाना है। डीप में आप एमएससी करके या फिर एमएससी नहीं ना करना है आपको, और डीप में पढ़ करके बीएससी एमएससी नहीं करना, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए, ठीक। तो प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने की? तो J.Q. पाउल। वैसे मानक तो क्या है कि रॉबर्ट हुक ने की। जैसे पहली स्टार्टिंग में रॉबर्ट हुक ही किए थे, तो लेकिन जो प्लाज्मा है स्टार्टिंग में, ये प्लाज्मा झिल्ली के बारे में वो नहीं बता पाए। उन्होंने सेल के बारे में बताया, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली के बारे में उन्होंने कहा कि आया आउटर कवरिंग। तो J.Q. पाउल, J.Q. पाउल। J.Q. पाउल और C. नेगली, दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने क्या किया, इसकी खोज कर डाली। किसकी? उन्होंने बताया कि सेल में, जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं।
सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, उन्होंने कहा कि यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या करती है कि इसके अंदर जितने भी अंग दिखाई दे रहे हैं, इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जितने भी अंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, फिर आपका ये गोल्जी बॉडी है। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हैं यानी कि अंग हैं कोशिका के, वो दिखाई दे रहे हैं। वो उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। क्या काम करता है कि अपने सभी अंगों को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली करती है। और उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं पदार्थों को, ऐसे ही पदार्थों को वो अपने अंदर आने देती है, इसके अंदर अपने अंदर आने देती है, जो इसके लिए यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के लिए, प्लाज्मा झिल्ली के लिए क्या हो? लाभदायक हो। अपने अंदर यानी कि कोशिका के अंदर उन्हीं पदार्थों का प्रवेश करने देती है, उन्हीं पदार्थों को प्रवेश करने देती है जिन पदार्थों को कोशिका एक्सेप्ट करती है, कोशिका लाभदायक है, उसके लिए हानिकारक ना हो, ऐसे पदार्थों को वो अंदर आने देती है। ऐसे पदार्थों को अंदर नहीं आने देती जो इसके लिए हानिकारक हो। इसीलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। लिख लीजिए, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक, अब ध्यान रखिए, कोशिका की खोज, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? जे.क्यू. पाउल, सी. नेगली ने की। इसका कार्य क्या है? यह उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देती है जो कोशिका के लिए लाभदायक है, उन पदार्थों को अंदर नहीं आने देती जो इसके लिए हानिकारक है। दूसरी चीज, बाहरी पर्यावरण को, इसके अंदर जितने भी अंग हैं बाहरी पर्यावरण से सुरक्षित करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, इनका कार्य है किसका? प्लाज्मा झिल्ली का कार्य। दो कार्य, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से सुरक्षा प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है, और दूसरा उन्हीं पदार्थों को ये प्रवेश करने देती है जो इनके लिए लाभदायक हो। क्लियर? ठीक, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा इसी में हिस्ट्री में चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको क्लियर हो गया है, प्लाज्मा झिल्ली क्लियर हो गई कि थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में चलते हैं। तो हिस्ट्री में सेल की बात करते हैं, कोशिका की। कोशिका की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कोशिका बनी कैसे? ये कोशिका का जब आविष्कार हो गया, कोशिका का आविष्कार हो गया तो कोशिका से ये पता चलता है कि कोशिका से सभी कोशिकाओं से हम एक शरीर की संरचना बनती है। एक शरीर बनता है, कोशिकाओं से क्या बनता है? एक शरीर बनता है। सभी जीव किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं। ठीक, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो हायर उच्च जीव हो, बड़ा जीव हो। ठीक, वो किससे बना है? कोशिका से बना है। तो कोशिका से जब बना है तो इसकी परिभाषा है, इसकी जो डिफिनेशन क्या है कि कोई भी जीव, किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव की संरचनात्मक, किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि क्रियात्मक इकाई भी है,
और संरचनात्मक इकाई भी है। तो कैसे है उसको डिफाइन करते हैं, किस तरह से है उसको डिफाइन किया जाए। कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए कि छोटे छोटे जो भी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाओं है ना, अ ग्रुप ऑफ सेल। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके क्या बना देती हैं, ऊतक बना देती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। ये ऊतक मिल करके, बहुत सारे ऊतक मिलेंगे, यानी कि अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, यानी कि ऊतक का समूह, ऊतकों का समूह क्या बना देता है, अंग बना देता है, अंग तंत्र बनाता है, अंग तंत्र बनाता है। क्या बना देगा, अंग तंत्र बना देगा। और ये जो अंग तंत्र है उससे क्या बन जाएगा दोस्तों, अंग बन जाएगा। और ये अंग से क्या मिलेगा, अंग सभी अंग मिल गए, जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, ये सारी चीज़ें, और लीवर, स्टमच, ठीक है, हृदय, फेफड़ा, इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, सभी मिल करके क्या बना देते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, किसी मानव को ले लेते हैं। ये मान लो मानव है कोई, ये कोई मानव है, तो इस मानव के एक बॉडी, मान लो कि एक बॉडी तैयार हो गई, एक संरचना तैयार हो गई, तो संरचनात्मक इकाई। एक इस बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होंगी, जैसे कि पाचन होगा, वह आदमी खाएगा, वह जीव क्या करेगा, जीने के लिए खाएगा। फिर वह जीव क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। वह जीव क्या करेगा, वह जीव रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन करेगा, ब्रीथिंग करेगा, सांस लेगा। वह जीव क्या करेगा, जीवन, अपने जीवन काल में अपनी संख्या को बढ़ाएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा, उत्सर्जन करेगा। यदि भोजन कर रहा है, पाचन होगा, तो वह क्या करेगा, उससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलेगा, तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा उसको हम उत्सर्जन कहते हैं, तो उत्सर्जन करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक शरीर में निहित होती हैं, एक सारी चीज़ें ये इसके शरीर में क्रिया होती है। ये सभी क्रियाएं किस में होती है, एक शरीर में होती हैं। कह सकते हैं या मानव है तो इस मानव शरीर में भी ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो ये जब सारी क्रियाएं हो रही हैं तो क्रियात्मक इकाई, कौन सी इकाई, क्रियात्मक इकाई। तो कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा एकदम डिटेल में मैंने तोड़ करके समझा दिया। अब आइए इसको इरेज करते हैं। आप लिखते चलिए, जो चीज़ें मैं बोलते जा रहा हूँ बोर्ड पे नोट करते जा रहा हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक लिखते चलिए आप लोग, और कंफ्यूज मत होइए, कोई भी चीज़ आपको छूटेगा नहीं। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अब इतनी चीज़ें हो गई, तो ये आपका हिस्ट्री पूरा क्लियर हो गया, इसकी परिभाषा क्लियर हो गई। अब कोशिका का सिद्धांत, सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत क्या है। कोशिका का सिद्धांत में दो वैज्ञानिक आए, एक का नाम था मैथियस स्लाइडेन और दूसरे का नाम था टी श्वान। मैथियस स्लाइडेन और टी श्वान, एम स्लाइडेन और टी श्वान। स्वान, ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे। ये दोनों कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो जर्मन साइंटिस्ट थे, दोनों के दोनों जर्मन के थे। ये दोनों जर्मन के साइंटिस्ट थे। और एक था, एक बॉटनिस्ट था, मान लो स्लाइडेन क्या था, बॉटनिस्ट था, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक था। और ये जो है जंतु वैज्ञानिक था। टी श्वान कौन सा वैज्ञानिक था, जंतु वैज्ञानिक था। एम एस स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक था और टी श्वान कौन सा वैज्ञानिक था, जंतु वैज्ञानिक था। इन दोनों ने मिल करके 1838 में, इसने 1838 में और इसने 1838 में अपना सिद्धांत दिया। और जो सिद्धांत एम एस स्लाइडेन ने दिया था उसकी पुष्टि कर दिया किसने,
टी श्वान ने 1839 में। इसकी पुष्टि किया उसने भी यही सिद्धांत, सेम सिद्धांत दोनों ने, कोशिका के सिद्धांत को, सेल थ्योरी को, दोनों एक ही सिद्धांत और एक ही थ्योरी दिए, लेकिन इसने 1838 में पहले और ये बाद में आकर के 1839 में इसी सिद्धांत की पुष्टि कर दिया। ठीक, तो इनका सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत था कि इनका सिद्धांत था कि कोई भी पहला पॉइंट, कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इकाई है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा इन लोगों ने? दूसरा पॉइंट लिखा कि कोशिका किसी भी जीव की मूलभूत इकाई है। मूलभूत या अथवा मूलभूत या आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई है। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई है। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका किसी भी जीव की मूलभूत एवं आधारभूत इकाई है। कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है। ये तीन चीजें उन्होंने बता दिया। किसने बता दिया? ये तीनों सिद्धांत, तीनों थ्योरी किसने दिया? एम.एस. स्लाइडेन और टी श्वान ने दिया। 1838 में इसने दिया, 1839 में इसने दिया। लेकिन ये सेम का सेम सिद्धांत जो है पड़ा रहा और 1855 में एक वैज्ञानिक आता है, विर्चो। क्या नाम था? विर्चो। कब आता है? तो 1855 में आता है और कहता है कि भाई आप लोगों का सिद्धांत तो सही है, लेकिन इसी में मेरा भी एक लाइन जोड़ लीजिए। तो उसने कहा, सबने कहा कि कौन सा लाइन? तो उन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब ये कौन सी भाषा में लिख दिया इसने? विर्चो ने 1855 में आकर के लिख दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप इसको। मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है ओमनी सेलुला ई सेलुला, हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। और इसका मतलब, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यह सेंटेंस कौन सी भाषा में लिखा गया है? ग्रीक भाषा में लिखा गया है। यह भी जर्मन साइंटिस्ट था और ये 1855 में आकर के कहा कि अपने सिद्धांत में आप लोग एक लाइन मेरा भी जोड़ लीजिए। तो इसकी लाइन जुड़ गई। इसने कहा कि देखिए, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर इसको हिंदी में उसको जो है अर्थ बता दूंगा। ऑल सेल
arise from pre-existing सेल। मतलब इसका है, इसके कहने का अर्थ है ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि प्रत्येक कोशिका अपने पहले प्री एग्जिस्टिंग, अपने पहले वाली कोशिका से बनती है। प्रत्येक कोशिका, सभी सेल, प्रत्येक कोशिका अपने पहले वाली कोशिका से बनती है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, मान लीजिए कि एक पहली कोशिका है और इसका ये क्या है, मदर सेल है। कौन सी सेल है, मदर सेल। और इनसे दो कोशिका बनी, तो ये कौन सी सेल हो गई, डॉटर सेल हो गई। पर ये जब कोशिका बनाएगी तो इसके लिए इन दोनों के लिए ये डॉटर सेल हो जाएंगी, लेकिन इनके लिए ये जो है मदर सेल हो जाएगी, यानी कि मात्र कोशिका हो जाएगी। ये कोशिका मात्र कोशिका है, इनसे दो कोशिका बनी, उनको कहते हैं पुत्री कोशिका। लेकिन जब इनसे दो कोशिका बनेगी तो इसको ये मदर यानी कि मात्र कोशिका हो जाएंगी। इनके लिए जब यह इन दोनों से कोशिका इस तरह से बनती रहेंगी और इससे दो कोशिका बनेगी, इससे भी दो कोशिका बनेगी, तो सब ये भी मदर सेल यानी कि मात्र कोशिका हो जाएगी और ये फिर डॉटर सेल हो जाएगी, यानी कि पुत्री कोशिका हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। इस कारण से इसने कहा, विर्चो ने कहा कि प्रत्येक कोशिका अपने पहले वाली कोशिका से बनती है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है। ठीक, क्लियर, बात समझ में आई। सभी सेल किससे बनी है, अपने पहले वाली सेल से बनती है, इतना ध्यान में रखिएगा। इस तरह से पहली मात्र कोशिका, दूसरी क्या है ये पुत्री कोशिका। लेकिन जब इनसे कोशिका बनेगी तो यह मात्र कोशिका हो जाएंगी, फिर ये पुत्री कोशिका हो जाएंगी, फिर जो है जब इनसे कोशिका बनेगी तो यह मात्र कोशिका हो जाएंगी, नीचे वाली फिर पुत्री कोशिका हो जाएंगी। यह प्रोसेस चलता रहेगा, हमेशा कोशिकाओं का निर्माण होता रहेगा, हमेशा कोशिकाएं बनती रहेंगी। क्लियर। अब यहाँ तक तो आपका कोशिका का सिद्धांत हो गया। अब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो चुका है। सेल मेम्ब्रेन में कुछ नहीं छूटा है। सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली की। तो प्लाज्मा झिल्ली में एक चीज आप लोगों को बता दें, प्लाज्मा झिल्ली में प्लाज्मा झिल्ली की खोज जे.के. पाउल और सी. नेगली ने किया था। और वह बाहरी आवरण होता है कोशिका का, वह जो है इन्वायरमेंट को से कोशिका के अंदर के सभी अंगों को बचाता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, प्लाज्मा झिल्ली जो है उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देता है जो पदार्थ जो है उसके लिए लाभदायक, यानी कि सेल के लिए, कोशिका के लिए लाभदायक हैं, उनको अंदर आने देता है, हानिकारक पदार्थों को नहीं आने देता। और यह किन चीज़ों से मिलकर के बना है, प्लाज्मा झिल्ली किन चीज़ों से मिलकर के बनी है? तो प्लाज्मा झिल्ली 52% प्रोटीन, 52% प्रोटीन से और 40% लिपिड से, 40% लिपिड से मिलकर के बनी है। क्लियर, इतना ध्यान में रखिएगा। और जो बाकी का 8% है उसमें जल तथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक
पदार्थ उपस्थित होते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अंदर का प्रोसेस क्या है? अब कोशिका के ठीक बीच में, जंतु कोशिका के ठीक बीच में हमको मिलता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करते हैं, यानी कि केंद्रक। न्यूक्लियस को हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्रक कहते हैं। अब न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के देखिए, केंद्रक का जो बाहरी आवरण है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता, रेगुलर नहीं रहता, वो बीच बीच में टूट टूट करके बना रहता है, जो उसका बाहरी आवरण होता है। जैसे कि इसका देखिए यहाँ पे इसको एनवेलप लिखा हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप। क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, इस तरह से बना होता है, टूट टूट करके बनता है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं, यानी कि केंद्रक की बात करते हैं। इसके अंदर क्या है प्रेजेंट है, पहले जान लेते हैं। तो इसके अंदर गुच्छे के तरह, एक धागे की तरह एक गुच्छा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन। लिख लीजिए, इसको हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन जो होता है, इसी से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। यह जब गुच्छा जो होता है क्रोमेटिन का कई पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो जाता है, टूट जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े जब होते हैं तो कुछ इस तरह से बिखर जाता है। तो ये जो है एक क्रोमोसोम है। क्या है ये? एक गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। क्रोमेटिन से किसका निर्माण होता है? क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये क्रोमेटिन का देख रहे होंगे आप, इसमें धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे धागे की तरह गुच्छे हैं, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन से क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। ठीक, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर प्रेजेंट है, जो द्रव्य है जेली लाइक, यानी कि चिपचिपा पदार्थ है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर उपस्थित है न्यूक्लियोलस। ये जो गोल वाला भाग है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या कहते हैं? केंद्रिका। और ये जो खाली स्थान है जहाँ पे पोर है बहुत सारा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर। ये न्यूक्लियोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियर पोर यानी कि छिद्र, केंद्रिका छिद्र, केंद्रिका छिद्र कहते हैं। यह आपने न्यूक्लियस के यानी कि केंद्रक के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब केंद्रक की बात करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की? 1831 में। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंट्रोल रूम किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक को कंट्रोल रूम। क्या कहते हैं? कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो कोशिका का दिमाग। केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं और केंद्रक को कंट्रोल रूम भी कहते हैं। कोशिका का कंट्रोल रूम कौन कहलाता है? तो केंद्रक कहलाता है। कौन कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित है वो आप लोग देख लिए। केंद्रिका उपस्थित है केंद्रक के अंदर, ये पूरा केंद्रक है। केंद्रक का जो बाहरी आवरण है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि ये जो बाहरी आवरण है वो लगातार नहीं होता, मतलब
कि उसमें टूट टूट करके, बाहरी आवरण टूट टूट करके बना होता है, उसमें छिद्र पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं, केंद्रिका छिद्र के नाम से जानते हैं। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यह क्या करता है, यह जितने भी कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं उसको कंट्रोल में रखता है, नियंत्रित रखता है, जो सभी अंग अपना कार्य सही ढंग से कर सके। जैसे कि मानव का जो मस्तिष्क है उसका कंट्रोल रूम है, तो मानव का मस्तिष्क कौन, कोशिका का मस्तिष्क कौन है, न्यूक्लियर केंद्रक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आइए आगे चलते हैं। अब आप लोगों को दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल है, एक और अंग है कोशिका के अंदर, ये भी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहिए, या शॉर्ट फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप लिख लीजिए ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अब ये जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है ये दो भागों में विभाजित है। इसकी खोज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी केथ पोर्टर ने। केथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने, केथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किसने किया था, केथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था, 1953 में। कब किया था, 1953 में इसकी खोज किसने किया था, केथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब बात करते हैं कि यह कोशिका, यह जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है यह दो भागों में विभाजित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, दो भागों में विभाजित कर दिया गया इसको। एक ये मान लीजिए ER है, यानी कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। यह वाली क्या है, खुरदुरी और यह है चिकनी। दो भागों में विभाजित कर दिया गया। अब जो खुरदुरी है वो आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो है, जो कण चिपके हुए हैं, छोटे छोटे कण चिपके हुए हैं, इसको हम कहते हैं खुरदुरी। और जिस पे नहीं है, जिस भाग पर नहीं है, उसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्मूथ। इस वाले भाग पे देखिए नहीं है, तो जहाँ पे ये जो छोटे छोटे कण हैं, वो जो कण कौन सा है, कण क्या है, वो क्या चिपका हुआ है, कौन सा कण चिपका हुआ है, तो कण चिपका हुआ है राइबोसोम। कौन सा कण चिपका हुआ है, तो राइबोसोम चिपका हुआ है। और जहाँ पे जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम चिपका हुआ है उसको हम कहते हैं खुरदुरी, और जिस पर नहीं चिपका हुआ है उसको हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। चिकनी पे राइबोसोम राइबोसोम चिकनी पे नहीं पाया जाता, खुरदुरी पे पाया जाता है। इसी कारण से इसका नाम खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। क्लियर। अब देखिए इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका का कार्य जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि राइबोसोम के बारे में।
राइबोसोम क्या है? तो ये राइबोसोम की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की? राइबोसोम की खोज किसने की? तो पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में। कब किया? 1955 में राइबोसोम की खोज की। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में राइबोसोम की खोज कर दी। राइबोसोम कहाँ चिपका हुआ है? अंतःप्रद्रव्ययी जालिका पर चिपका हुआ है। जिस अंतःप्रद्रव्ययी जालिका पर चिपका है उसको हम खुरदुरी कहते हैं, जिस पर नहीं चिपका है उसको हम चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और सारे आपके कन्फ्यूज़न में क्लियर करूँगा, सब कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। एकदम क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे केथ पोर्टर के बारे में 1953 में। राइबोसोम कौन किया, डिस्कवरी कौन करी? पैलाडे ने। कब किया? 1955 में किया। ठीक, अब अंतःप्रद्रव्ययी जालिका का कार्य क्या है? तो उसके कार्य जानने से पहले हम राइबोसोम का कार्य जानेंगे। उसके यानी कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के जो कार्य हैं उसके कार्य को जानने से पहले हम राइबोसोम का कार्य जानेंगे। इसको क्लियर कर लीजिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम के बारे में बता दिया हूं कि पैलाडे ने 1955 में इसकी डिस्कवरी किया। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको? राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब जब यहाँ पे क्या कर रहा है? अंतःप्रद्रव्ययी जालिका में आइए। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका में जब राइबोसोम चिपका हुआ है खुरदुरी वाली में, तो खुरदुरी यहाँ पे क्या कर रहा है? वो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पे इस अंतःप्रद्रव्ययी जालिका पे क्या कर रहा है? तो प्रोटीन बना रहा है। तो प्रोटीन जब बन रही है यहाँ पे, तो इस प्रोटीन को कहीं स्टोर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कहीं इकट्ठा करके रखा जाएगा ना। तो इकट्ठा करके रखने का कार्य कौन कर रहा है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका प्रोटीन को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। प्रोटीन को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। और जो चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है, जो स्मूथ वाली है, वो क्या कार्य करती है? लिपिड को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, C6H12O6 को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। कौन? स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। और खुरदुरी वाली किसको? प्रोटीन को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। यह स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे भलीभांति। इसको हम कहते हैं गाल्जी एपार्टस, गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय, गाल्जी उपकरण। ठीक, गाल्जी उपकरण के नाम से जाना जाता है यह स्ट्रक्चर।
यह तस्तरी नुमा होता है। कैसा होता है? तस्तरी नुमा होता है। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। कैमिलो गाल्जी के नाम से ही इस उपकरण का नाम, इस अंग का नाम गाल्जी काय रख दिया गया। गाल्जी काय रख दिया गया इसका नाम 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में इसकी खोज हुई। कब हुई? 1898 में इसकी खोज हुई। अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए, इसके अंदर की जानकारी ले लेते हैं। जो ये तस्तरी नुमा भाग है, उसको हम कहते हैं, जो तस्तरी नुमा भाग है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। और इसके अंदर का जो ये गोल वाला भाग है, अंदर वाले पार्ट को हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूमेन कहते हैं। और इन्हीं से टूट करके छोटे छोटे वेसल्स बन जाते हैं, सिस्ट बन जाता है। इस वाले भाग को सिस्ट कहा जाता है, वेसल्स कहा जाता है। ठीक, अब इतनी जानकारी हम लोगों ने इसके बारे में ले लिया। और अब देखो, अब इसमें इसका कार्य क्या है, गाल्जी बॉडी का क्या कार्य है। तो गाल्जी बॉडी के कार्य के बारे में जानकारी लेते हैं। तो गाल्जी बॉडी का कार्य यह है कि यह सबसे पहले पूरे कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको यह इकट्ठा करने का काम करती है। उनको क्या काम करती है? इकट्ठा करने का कार्य करती है। और इकट्ठा करके कहाँ? ये छोटे छोटे जो ये पार्ट हैं, ये छोटे छोटे पार्ट कुछ बड़े हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद। तो जब ये बड़े, जैसे ही कोशिका मैच्योर होती है तो ये बड़े हो जाते हैं, जिसको हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और अब ये जो गाल्जी बॉडी है, इसी लाइसोसोम में अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है? पैक करने का काम करती है। अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल को इसी लाइसोसोम में पैक कर देती है, उसको इकट्ठा करके रख देती है लाइसोसोम में। अब क्या है कि जब इसने इकट्ठा करके रख दिया, ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या करती है? ये स्पर्म पे जो एक्रोसोम पाया जाता है, स्पर्म आपने देखा होगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। स्पर्म पे जो एक्रोसोम पाया जाता है, इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो ये पार्ट, ये वाला ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? एक्रोसोम का निर्माण करता है गाल्जी उपकरण। गाल्जी काय करती है? कौन करती है? गाल्जी काय। और ये एक्रोसोम का कार्य क्या है? एक्रोसोम का कार्य है तेजी से लोकोएट कराना, तेजी से उसको चलाना। किसको? स्पर्म को तेजी से आगे की तरफ बढ़ाना। एक्रोसोम का कार्य, बहुत तेजी से ये आगे की तरफ भागता है, बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। किसके कारण? एक्रोसोम के कारण। अब देखिए, ये 2-3 कार्य जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम का निर्माण करती है, अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके लाइसोसोम में पैक करती है। इतना कार्य करने के बाद जब यह हम लाइसोसोम के पास आते हैं, लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका झिल्ली से बाहर लेके निकलती है। कोशिका झिल्ली से कहाँ लेके निकलती है? बाहर की तरफ लेके निकलती है कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली से बाहर की तरफ लेकर के निकलती है। जैसे कि मान लो ये कोशिका झिल्ली है, ये कोई सेल है और इसके अंदर ये है
कोशिका झिल्ली ये है, बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है, और ये लाइसोसोम है। इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ भरा हुआ है। अपशिष्ट पदार्थ जो भरा हुआ है, जब यह बाहर लेके निकलेगी तो किस प्रकार निकलेगी, देखिए यह स्ट्रक्चर कैसा बनाती है, यह संरचना कैसी बनाती है। तो यह झिल्ली का जो बाहरी, ये लाइसोसोम का जो बाहरी आवरण है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड का। और प्लाज्मा झिल्ली का भी बाहरी आवरण, प्लाज्मा झिल्ली भी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन और लिपिड की। जैसे ही स्पर्श होता है, जैसे ही टच करती है दोनों आपस में, यह झिल्ली इस तरह से खुल जाती है और इसमें का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक, लेकिन कभी कभी यह झिल्ली जो है इस तरह से ना मुड़ करके, इस तरह से ना मुड़ करके, कभी कभी यह झिल्ली इस तरह से ना मुड़ करके इस तरह से मुड़ जाती है और पूरी कोशिका को ही यह डाइजेस्ट कर जाती है, पचा जाती है। अब यह भाग क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यह वाला पार्ट जो है बढ़ता चला जाएगा और यह वाला पार्ट उसके अंदर चला जाएगा, उसके अंदर जो है पैक होता चला जाएगा। जैसे अब यह वाला भाग जो है इस तरह से बड़ा होता चला जाएगा और ये छोटा होता चला जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा और यह पचा जाती है। जब कोशिका, पूरा कोशिका जब लाइसोसोम के अंदर चला जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको पचा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, जिस कारण से कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण कहते हैं कि लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग है, आत्मघाती, आत्महत्या की थैली है। आत्महत्या की थैली है, आत्महत्या का बैग है, आत्मघाती थैली कहते हैं। और इसकी खोज, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज किसने की, इस लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया। लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया। लाइसोसोम की याद रखिएगा, लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया। लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1858 में किया। कब किया, 1858 में किया। क्लियर दोस्तों, ये इतना चीज़ें आप लोग क्लियर कर लीजिए। स्टार्ट से पढ़िए, वीडियो स्टार्ट से देखिए, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। यह वीडियो बीएससी क्लास 12th, क्लास 9, 10th, 11th, 12th और एसएससी की सभी परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाएं, पुलिस, एसआई, यूपीएससी की सभी परीक्षाएं तथा रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक, सभी के लिए अनिवार्य है। सभी परीक्षाओं में इन टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि लोग साइंस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, जबकि साइंस के बायोलॉजी वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 से 6 क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है जो बायोलॉजी से आता है। आगे के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, सभी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर ये कोशिका है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, 2 लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात, इसके आगे मैं रक्त को पढ़ाऊंगा, रक्त क्या है, रक्त के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है उसको बताऊंगा, विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, जो विटामिन्स है वो क्या है, कौन कौन सी विटामिन्स है, कौन कौन सी विटामिन्स है, उसके स्रोत क्या हैं, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। उसके बाद आपका एक चैप्टर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव के पूरे पार्ट्स के बारे में, मानव के पूरे अंग के बारे में, उसके अंदर होने वाली क्रियाओं के बारे में, श्वसन, पाचन, जनन, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। अस्थि के बारे में बताऊंगा, कई बार आर्थो से, अस्त से, बहुत सारे हड्डियों से क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, हड्डियों में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, बोन मैरो क्या करता है, इस बैक स्पाइनल्स में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा।
अब ये पहला लेक्चर समाप्त हो रहा है यहाँ पे। अब आगे लेक्चर मैं जो है अगले वीडियो में इसको पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे पादप कोशिका। ठीक, तो दोस्तों मस्त होकर के वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद क्लास।